दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं यूं नीचे बैठकर आसमान की ऊंचाई क्या देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। आज हमारा विषय है एकेडमी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर किस तरह हम तैयारी कर सकते हैं। इसी को लेकर आज हमारे बीच में उपस्थित एक खास शख्सियत जिनका नाम है देव सर, जो कि मैथमेटिक्स के सर हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं तथा एकेडमिक में तैयारी किस तरह की जा सकती है। अगर देव सर को मैथमेटिक्स का वन मैन आर्मी कहा जाए तो शायद कम ना होगा। देव सर जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत। थैंक यू। साथ में ही आज देव सर के फादर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनका नाम है दिलीप मिश्रा जी। आपका भी सर दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर आए कुछ फैकल्टीज हैं जो देव सर से बात करेंगे, कुछ अपने प्रश्नों के जवाब मांगेंगे। आप सबका भी दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत है। और इसके साथ साथ दूर दूर से आए हुए बच्चे जो कि मैथ्स के प्रति जिज्ञासा रखते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप सबका भी दूरदर्शन में मैं अमित श्रीवास्तव तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि MGD ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। अमित जी, दरअसल मेरा नाम देवर्षि मिश्रा, तो उसका देव, और मैथ्स का गुरु हूँ तो इसलिए मैथ्स गुरुदेव। तो इसको शॉर्ट में विद्यार्थियों ने प्रचलित कर दिया है MGD के नाम से। तो ग्वालियर में काफ़ी फेमस है और अब तो ग्वालियर में ही नहीं, कई जगह कई शहरों में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं MGD के अंदर। तो बस ये है MGD। आज से 3 पीढ़ियों पहले और आज की पीढ़ी में आप क्या अंतर देखते हैं और बच्चों के अंदर कितना ग्रोथ देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे। देखिए, ये जज करना तो बहुत कठिन कार्य होगा कि आज से 3 पीढ़ी पहले क्या था, है ना। तो सब्जेक्ट में भी इतना डेप्थ नहीं रहा होगा। विद्यार्थी खासतौर से 11th और 12th में डे बाई डे मैं तो आपको बताऊँ अमित जी, पिछले 20 वर्षों में ही काफ़ी कुछ डेप्थ आया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, इस 3 पीढ़ी वाली बात से मैं आपको एक जगह कनेक्ट करता हूँ। विद्यार्थियों के लिए जब मैं कार्य करता हूँ तो ये 3 पीढ़ियों की बात मेरे दिमाग में रहती है, और वो बात ये है कि अगर किसी विद्यार्थी के लिए ईमानदारी से कार्य किया जाए तो उसकी 3 पीढ़ियों में बदलाव आता है। पहला बदलाव आता है उसके माता पिता वाली पीढ़ी में, क्योंकि विद्यार्थी अच्छा हो गया तो स्वाभाविक तौर पर माता पिता का जीवन परिवर्तित होता है।
दूसरा उसकी स्वयं जो उसकी पीढ़ी है उसमें बदलाव आएगा, और तीसरा उसके आगे आने वाली पीढ़ी में भी बदलाव आएगा। जहां तक बात है मैथ्स की, अगर आप मुझसे पूछें तो मैथ्स तो सदियों से चला आ रहा है। मतलब ऋषि मुनि के जमाने का भी देखा जाए तो वो भी मैथ्स का उपयोग करते थे। हमारे जीवन में आसपास जिधर भी देखोगे आप, हमारे माताजी की रसोई से लेकर के और अंतरिक्ष जाने तक हर जगह मैथ्स ही मैथ्स है। तो मैथ्स तो मतलब पहले था, अभी भी है, बस तरीके बदले हैं, अध्यापकों को बताने का तरीका बदला है, और विद्यार्थियों की सोच, टेक्नोलॉजी हावी है अब इस समय, तो नो डाउट ये परिवर्तन जरूर आए। देव सर, हम सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने शिक्षा के क्षेत्र को ही क्यों चुना? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया। कई विद्यार्थी भी ये बात बोलते हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र को ही सुना, इसको क्यों चुन लिया आपने? तो अमित जी, बात दरअसल ये है कि मैं 12th क्लास में जब से था, मैं तब से ही पढ़ाने के प्रति मेरी एक विशेष रुचि रही। जब मैं 12th में था तो मैं 12th क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ा दिया करता था। घर पर रह करके पढ़ाता था तो 10 से 15 दिन के अंदर ही भीड़ लग जाती थी कि भाई हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। तो हमें ये समझ में आ गया था कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है, मैं पढ़ा सकता हूँ, और विद्यार्थी जो मुझसे पढ़ते थे वो बहुत प्रसन्न रहते थे। तो मुझे ये भांपने में आ गया था कि मैं इस क्षेत्र में आगे जा सकता हूँ। वो अलग बात है कि हमारे पिताजी भी साथ में है, माताजी भी हमारे घर पर, वो कोई भी इस फेवर में नहीं था कि हम इधर जाएं। इनका फेवर ये था कि हम कहीं बैंक में जाकर के क्लरिकल का जॉब कर लें या किसी जॉब में हम चले जाएं। वो भी अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं बना ही टीचिंग के लिए हूँ। तो मैं अपनी बात पर टिका रहा, बहुत सारी डांट भी खाई समय समय पर, लेकिन अभी पिताजी भी प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है, और सबसे जरूरी बात है कि विद्यार्थी खूब प्रसन्न है। सर ऑलवेज इंकरेजेस अस। जब भी हमें डिसहार्डन फील होता है या फिर हम डिमोटिवेट होते हैं तो सर हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं, वो भी अपने 100% लेवल तक। थैंक यू। देव सर तो बेस्ट है ही, और साथ में उनके टीम मेंबर्स इतने ज़्यादा बेस्ट है, हमेशा हेल्प करने के लिए, और इतने ज़्यादा फ्रेंडली है, एकदम भाई बहन की तरह। और हमारा दूसरा घर है KMGD, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सर एकेडमिक लेवल पे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे फिर 9th या 10th का पार्ट अगर वीक रहता है तो वहाँ पे टीम मेंबर्स कवर कराते हैं, और सर भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। उनका रिजल्ट भी हर साल बहुत अच्छा आता है, और मेरा खुद का मैथ्स यहाँ आके बहुत अच्छा हो गया है। सर की टेस्ट सीरीज भी होती है जिससे हम लोगों का और इम्प्रूवमेंट होता है। अगर कोई टॉपिक वीक है, अगर कोई टेस्ट में वीक रह जाता है तो नेक्स्ट टेस्ट में लेकिन वो इम्प्रूव हो जाता है। तो रेगुलर टेस्ट सीरीज से हम लोगों के पार्ट बहुत इम्प्रूव होते हैं यहाँ पर। सर कंपटीशन की भी तैयारी बिल्कुल बेसिक से कराते हैं। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल भी नहीं कंपटीशन की तैयारी कर पाऊंगी, बट सर सबको इंक्रेज करते हैं कि कंपटीशन भी सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, कि अब इतना अच्छा लगता है बहुत। सर दिलीप सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जैसा कि आपके बेटे पहले टेक्निकल हैंड थे और उसके बाद उन्होंने शिक्षा का चयन किया। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऊपर उठे, लेकिन उन्होंने जब शिक्षा का क्षेत्र चुना, उस समय उस पोजीशन में आपके मन में क्या विचार आए, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ, हमें वो आपसे क्षण जानना चाहेंगे। अमित जी, ये भी जब इन्होंने शिक्षा का क्षेत्र चुना तो निश्चित रूप से हम लोगों में थोड़ी सी उदासीनता आई, और मैं नहीं चाहता था कि शिक्षा क्षेत्र में जाएं। ये चूँकि मेधावी रहे हैं, पढ़ने में बहुत होशियार रहे हैं, तो मैं चाहता था IAS PCS की तरफ जाएं, ये प्रशासनिक क्षेत्र में जाएं, वहाँ कुछ जनता की सेवा करें। लेकिन जब इन्होंने चुना और मैंने देखा कि इनका लगाव है, विशेष रूप से लगाव है, और इनसे बच्चे खुश रहते हैं। जब इंटरमीडिएट में पढ़ाते थे तब भी देखता था कि बच्चे इनसे बहुत खुश रहते थे। तो और फिर आगे जाकर के इन्होंने जो है M.Tech किया, और M.Tech भी बहुत अच्छे मार्क्स से किए इन्होंने। तो हमें लगा कि ये, लेकिन फिर इन्होंने प्रोफेशन चुना ये शिक्षा वाला, तो इसमें ऊंचाइयाँ चलते चले गए, ऊंचाइयों पर गए, लोग इनसे प्रभावित रहे। तो मुझे लगा कि इनका निर्णय जो है ठीक है, और मैं भी इनके साथ में खड़ा हो गया हूँ। मेरा नाम सुनील अरोड़ा, और मेरे बेटे का नाम प्रणव अरोड़ा है। और सर के पास वो 11th में था तब उसने ज्वाइन किया था, और 1 साल हो गया पूरा उसको कोचिंग करते हुए। और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है सर को, जब से उसने ज्वाइन किया है, मेन बात उसमें मैंने कॉन्फिडेंस देखा है। जहाँ वो पहले डरता था कि पॉसिबल नहीं होगा IIT और जी और ये सब, क्योंकि बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इसको हवा बनाया हुआ था कि यू हैव टू डिवोट 22 आवर्स, रात भर पढ़ना है। वो जो मेंटल स्ट्रेस होता था बच्चों के ऊपर, वो देख के लगता था कि यार ये पढ़ते पढ़ते पागल ही हो जाएगा। बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, यहाँ पे उसको मेंटल स्ट्रेस ना होके उसको वो सब मिला जो उसको बूस्टअप कर रहे थे कि हाँ ठीक है,
आई कैन क्वालिफाई दिस, आई कैन डू दिस। सर का पढ़ाने का तरीका और सर की जो टीम है, पूरी मेहनत से, पूरा ध्यान देके सब बच्चों पे, एक पे नहीं, हर एक बच्चे पे ध्यान देके, मेन गोल है कि उस गोल को अचीव करना। मेरे ख्याल से इनकी मेहनत सफल रहेगी। देव सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज आपका रिजल्ट डे बाय डे प्रोग्रेसिव हो रहा है, अच्छे से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चों को ग्रोथ मिल रही है, उसका क्या कारण है और उसमें आप किसका श्रेय मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अचीवमेंट के लिए ऊपर वाले का श्रेय जाता है, लेकिन अगर मैं बुनियादी तौर पर बात करूं तो अच्छा रिजल्ट, दरअसल एक परंपरा चली आ रही थी कई जगह पर कि जो अच्छा है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जो कमज़ोर है या एवरेज है वो नीचे जाता रहता है। तो इसलिए मैंने निर्णय किया कि एक काम किया जाए कि जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो एवरेज और बिलो एवरेज रह जाते हैं किसी भी कारण से। अच्छा, विद्यार्थी का एवरेज और बिलो एवरेज रह जाना अमित जी, ना विद्यार्थी की गलती होती है, कई बार अभिभावक सही डिसीजन नहीं ले पाते उस उम्र में जब बच्चे को उतनी समझ नहीं है। दूसरी चीज़, कई बार टीचर अच्छा नहीं मिलता है तो फंडामेंटल्स वीक हो जाते हैं, तो अचानक हम गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। ये मैंने, मतलब आप ये यकीन मानिए, मैंने अपने कैरियर में ज़्यादातर समय विद्यार्थियों के साथ और उनके माता पिता के साथ बिताया। तो ये मेरा ये निचोड़ है कि कई बार सही डिसीजन पेरेंट्स नहीं लेते, कई बार बच्चा समझ नहीं पाता, इस कारण से कैरियर गलत दिशा में चला जाता है। फिर आते हैं हमारे पास 10th क्लास के बाद में, तो हमने ये सोचा कि मैं अकेला कैसे सबको संभाल सकता हूँ, कैसे हर बच्चे तक पहुँच सकता हूँ। पहले बहुत प्रयास किया, लेकिन शरीर है, एक लिमिटेड समय पर ही काम कर सकते हैं हम। तो फिर मैंने फॉर्मेशन किया, अपनी टीम को बनाया हमने। अब हमारी टीम की खासियत यह है कि हमारे जो विद्यार्थी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ करके या पढ़ रहे हैं, मैंने उनके साथ एक टीम बनाई। तो अमित जी, फायदा क्या हुआ, जब विद्यार्थी मुझसे पढ़ा होकर के मेरी टीम में शामिल हुआ तो उसके बताने का तरीका और मेरे बताने का तरीका समान था। उसको मेरे विचार पता थे, उसको मेरा विजन पता था कि मुझे क्यों करना है, समाज के लिए क्यों अच्छा काम करना है। फिर मैंने ये फैसला किया कि हर 20 विद्यार्थी के ऊपर एक टीम मेंबर मेरा होना चाहिए। मैंने उनको टीम मेंबर्स को जिम्मेदारी दे दी, भाई आप एक काम करेंगे, मैंने पढ़ाया, ये होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनके डाउट्स कितने आ रहे हैं, कितने समय घर पर पढ़ रहे हैं, घर पर बात करिए, और मुझे पूरी डिटेल चाहिए शाम को। अब ये काम शुरू हो गया। अब इससे फायदा ये हुआ कि हर 10 बच्चे के ऊपर, 15 बच्चे के ऊपर मैं खुद बैठा महसूस होने लगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगा। और विद्यार्थियों की खास बात होती है, एक बार आप उसे मोटिवेट करो प्यार से। मैं हमेशा कहता हूं अमित जी, 10th क्लास का बच्चा मतलब एक गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी की तरह उसका ब्रेन है। आप जैसा हाथ लगाओगे वैसी शेप बन जाएगी उसकी, और धीरे धीरे 11th के बाद में, 12th के बाद में वो पक्के मिट्टी की तरह होने लगता है, फिर बदलाव संभव नहीं है। मैंने उस चीज़ का लाभ उठाया, और आज आप देख सकते हो, आपको जानकर के मतलब गर्व महसूस होगा ग्वालियर में कि बल्क में विद्यार्थी हमारे यहाँ से रिजल्ट लेके आते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि 2-4 आ गए, बल्क में रिजल्ट आता है। तो बस इसी में लगे हुए हैं, और इसका श्रेय बच्चों को, उनके माता पिता को, हमारे टीम मेंबर्स को, और फिर मुझे चला जाता है। मेरा नाम काव्या सिंह जादौन है और मैं देव सर की एकेडमिक टीम में हूँ। और हमारा काम होता है कि बच्चों को एकेडमिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स आते हैं उनको क्लियर अप करना, उनको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्लियर अप करना, और उन जितना हो सके उनको मोटिवेट करना और एग्ज़ाम्स में बेटर परफॉर्मेंस देना। मेरा नाम श्रुति जैन है और मैं देव सर की एकेडमिक टीम को बिलोंग करती हूँ। मेरा काम ये है कि मैं बच्चों के डाउट सॉल्व करूँ और उसको बेहतर तरीके से समझा सकूँ और सिंपल और इजी बना सकूँ इस टॉपिक को, और उनको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे डिस्कस कर सकें। मेरा नाम शिवम मंदान है, मैं देव सर की एकेडमिक टीम का सदस्य हूँ। मेरा काम ये है कि अगर बच्चों को किसी प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, किसी टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा, तो उनके डाउट क्लियर करना, अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो उनके लिए बैकअप क्लास लेना, और एकेडमिक से रिलेटेड जो भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स का हल देना मेरा काम है। मेरा नाम रोहन है, मैं देव सर की एकेडमिक टीम में हूँ। हमारा जो काम रहता है मेन कि बच्चों को सब्जेक्ट वाइज कोई प्रॉब्लम ना हो, सब्जेक्ट वाइज उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करना। किसी क्वेश्चन में डाउट आता है किसी भी टाइम, तो हम बच्चों से सिर्फ मेंटली नहीं इमोशनली भी जुड़ते हैं, और इसीलिए देव सर के सिद्धांतों में, देव सर के जो गाइडेंस है उसके अंडर हम सभी लोग बच्चों के लिए काम करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अपर्णा पांडे, मैं देव सर की टीम मेंबर हूँ। हमारा काम रहता है बच्चों से जुड़ी हुई हर परेशानी का समाधान निकालना, फिर वो एकेडमिक से रिलेटेड हो या फिर जो भी हो। हम रेगुलर क्लासेस, बैकअप क्लासेस, डाउट क्लासेस, इंडिविजुअल डाउट्स, सारी चीज़ें कंडक्ट करवाते हैं, और टेस्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं उनको हम सॉल्व करने में उनकी मदद करते हैं। देव सर, अब हमारे साथ कुछ बच्चे जो दूर दूर से आए हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हम उन बच्चों की तरफ इशारा करेंगे कि पहले कौन सा बच्चा पूछना चाहेगा।
Myself Sneha Agarwal. I have watched your YouTube videos and I want to ask that as you invented an idea of formula register, why do you think it is important to make? काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा बेटा आपने। सबसे पहले आप ये बताओ, आपने जब फॉर्मूला रजिस्टर के बारे में सुना तो क्या आपने उसे फॉलो करने की कोशिश की? उसको फॉलो करने के बाद आपने खुद में कोई बदलाव महसूस किया? Yes sir. क्या बदलाव महसूस किया? सर जैसे एग्ज़ाम में हम पढ़ने जाते हैं तो बल्क में रजिस्टर्स हो जाते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर फॉर्मूले रिटर्न होते हैं एक रजिस्टर में, तो वो एक रजिस्टर होता है, तो हमें शाबाश, बस बेटा, बिल्कुल आप तक वो बात पहुंच गई है। दरअसल होता क्या है, विद्यार्थियों की आदत होती है, और क्या होता है कई बार टीचर्स ज़रूरी नहीं समझते हैं और बताते भी नहीं हैं। आप 12th में हो या 11th में हो, आपके पास सॉल्व करते करते कई रजिस्टर भर जाते हैं, 10-10, 15-15 रजिस्टर भर जाएंगे। अब आप जब एग्जाम के समय जा रहे हो और आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढनी है, तो आप क्या करोगे? उन रजिस्टर को ढूंढना शुरू करोगे आप। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं विद्यार्थियों के लिए कोई सही तरीका निकालूं। फिर मैंने बताया कि फॉर्मूला रजिस्टर बनाना है। अब मेरे विद्यार्थी तो फर्स्ट डे से फॉर्मूला रजिस्टर बनाते हैं। फर्स्ट डे कैसे बनता है फॉर्मूला रजिस्टर? मैंने क्लास में पढ़ाया, मान लीजिए मैंने 5 पेज का कोई कंटेंट पढ़ाया, उस 5 पेज में हो सकता है 2 या 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है या 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं विद्यार्थी से कहता हूं आज घर जाकर के सोने से पहले एक प्रॉपर पतले रजिस्टर पर आप उसको लिख दीजिए। अब होगा क्या? कई सारे रजिस्टर भर जाएंगे आपके पूरी मैथ्स करते करते, लेकिन फॉर्मूला रजिस्टर एक भी नहीं भरता। तो आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ कलेक्टिव है। तो ये सभी विद्यार्थियों को अपनाना चाहिए, और मैं तो कहता हूं न केवल मैथ्स में बल्कि कई सब्जेक्ट्स में, इनफैक्ट जब तक आपकी जॉब न लग जाए इसको अपना के रखना चाहिए, और छोटे से शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। दूसरा प्रश्न कौन पूछना चाहेगा? दीदी। Good afternoon, sir. Myself Prakriti Dubey. Sir, as of now, when both mains and boards are approaching, so where should we focus on more? Because, sir, format is a little different बिल्कुल, for both. शाबाश बेटा। एक्चुअली बच्चे, कोविड के कारण 4 बार मेंस का पेपर होना है, ये तो आपको पता है। अब उसमें एक बार तो हो चुका है फैब का। अब आपके पास टारगेट है मार्च का, अप्रैल का और मई का। बिल्कुल सही बात है कि दोनों ही एग्जाम के फॉर्मेट अलग हैं। इनफैक्ट दोनों ही एग्जाम्स का लेवल भी बहुत फर्क है। मेरा सुझाव यह है कि अगर आपके बोर्ड के एग्जाम्स मई में जा चुके हैं, मार्च में आप अपना बेस्ट दे दीजिए, अप्रैल आपको पूरा मिलेगा, जिसमें कि आप वापस अपने आप को कनेक्ट करके बोर्ड के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी तक मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी और आप सोच रहे हो अब अचानक कुछ मिरेकल हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है। उसके लिए आपको शुरू से तैयारी करनी चाहिए थी। तो अभी फिलहाल मार्च के पेपर में जो समय है, दिन रात एक करके आप लग जाओ। पॉसिबल सब कुछ है, बस सही टीचर्स का गाइडेंस अगर होगा जो आपको ये बता पाए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। दिमाग में एक बात रखिए आप, 75 क्वेश्चंस आने हैं मेंस में। ऐसा नहीं है कि आपको 75 on 75 करने हैं। आपको दिमाग में सेट रखना है कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से करने हैं। और मेरा अनुभव कहता है कि अगर आप 50 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तक सही करके आते हो तो आपका परसेंटाइल 98, 99 और हो सकता है वो 99.9 तक पहुंच जाए। तो दिमाग में इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप 25 से 30 क्वेश्चन छोड़ने वाली स्थिति में हो। ठीक है, तो मार्च के लिए लगा दीजिए पूरा टाइम। थैंक यू सर। देव सर, और भी बच्चे हमारे बीच में हैं जो जी, जी, पूछना चाहेंगे, तो आपका क्या प्रश्न है सर से? नमस्ते सर, मेरा नाम सेजल गुप्ता है। जी। मैं इंदरगढ़ से हूँ। मैंने आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के। मुझे एक सवाल था कि हम कभी कभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते कुछ समय कुछ वक्त ऐसा आता है कि हम सेल्फ डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। और पढ़ाई के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी ज़रूरी होती है, पढ़ाई को मैनेज भी करना होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूछना चाहती हूँ कि सेल्फ मोटिवेट कैसे रहा जाए। ओके, सबसे पहले तो बेटा सेजल, बात दरअसल ये है कि ये दिक्कत केवल आपके साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी। इनफैक्ट अमित जी यहाँ पर एंकरिंग कर रहे हैं, उनके साथ भी ये दिक्कत होगी कि हम लोग अपने काम में खुद को मोटिवेटेड कैसे फील कराएं। एज अ टीचर हमें ये कैसे लगता रहे कि आपको बराबर अच्छा काम करना है, बराबर विद्यार्थियों के लिए सोचते रहना है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें कोई विजन सेट करना होता है कि हमें लाइफ में पहुँचना कहाँ है। अब आप वापस बार बार, जैसे सपोज करिए आप इंदरगढ़ से आए हो, आप अगर यहाँ से ग्वालियर से निकलते हो कि हमें इंदरगढ़ पहुँचना है, आप बैठते हो गाड़ी पर, आपके पास दिमाग में सेट है कि आप घर जाओगे, मम्मी से पापा से मिलोगे, अपने बेड में जाकर के रेस्ट करोगे, आपके पास ये दिमाग में चीजें सेट हैं, तो आपको रास्ते में मोटिवेशन मिल रहा है कि हमें घर तक पहुंचना है। तो हमेशा लाइफ में, और खासतौर से आप जिस
11th और 12th में हो आप, तो आपके पास एक गोल सेट होना चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना है। अब जिस विद्यार्थी को गोल सेट करना नहीं है तो ऑब्वियसली वो बार बार फ्रस्ट्रेट होगा, यार हमसे नहीं हो रहा। तो सेल्फ मोटिवेट होने के लिए एक बड़ा टारगेट बनाइए, आप छोटे छोटे पीसेस करिए और फिर छोटे से टास्क को अचीव करने के लिए लग जाइए। और जैसे ही अचीवमेंट हो तो खुद के लिए अपने आप, जैसे अभी मैंने देखा था हमारी टीम में ही एक सदस्य हैं रोहन गोयल जी, मुझे उनकी बात अमित जी बड़ी अच्छी लगी जी। अमित जी उनका कहना, ये अभी रोहन ये DU पास आउट है, तो ये हर 30 डेट को और या 31 को अपने लिए पार्टी करते हैं उस मंथ में, खुद के लिए, मतलब खुद जाते हैं और पार्टी करते हैं अपने लिए और खुद खा पी कर क्या बात है। बोले किस खुशी में? केवल इस खुशी में कि ये पूरा मंथ हमसे कोई गलती हुई नहीं हुई तो चलिए हम खुद को सेलिब्रेट करना है। तो ये तरीके हैं अपने लिए, जब हम बोल सकते हैं कि आज हम पूरा दिन अच्छा किया तो हम चलिए हम खुद की पीठ थपथपाएंगे, तो ये थोड़ा सा चाहिए आपको। ठीक, मैं चाहूंगा कुछ बॉयज से भी सर बात करें, क्योंकि क्या बॉयज अधिकतर बहुत जल्दी होपलेस होते हैं। मैंने अधिकतर आपने देखा भी होगा सर कि बॉयज थोड़े से कब बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं मैथ्स को देखकर, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका नाम ही काफ़ी है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ बॉयज जो यहाँ पर हैं वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम सानिध्य गुप्ता है जी। सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि सर हमको ड्रॉप लेना चाहिए कि हमें विथ 12th करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे JEE NDA इन सब के लिए? तो अमित जी पहले तो हम इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि ड्रॉप का अर्थ कई बार विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, जो आपके दर्शक हैं। तो ड्रॉप का मतलब है कि 12th के बाद 1 साल का गैप लेकर के विद्यार्थी तैयारी करते हैं IIT JEE के लिए और फिर जाकर के उसकी एडमिशन लेते हैं, अगर वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो ये जो 1 साल होता है वेस्ट तैयारी में, इसको बोलते हैं कि हमने ड्रॉप लिया था इस वर्ष। बेटा मेरे समझ से अगर आप मानेंगे तो बेस्ट तरीका ये है कि आप एकेडमिकली 11th और 12th को इतना सॉलिड करिए कि आपको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़े नहीं, क्योंकि ड्रॉप लेने के बाद में एक सबसे बड़ा घाटा जो बच्चों का होता है वो ये कि सेम कंटेंट जो आपने 11th और 12th में पढ़ रखा है वही कंटेंट आप वापस से ड्रॉप ईयर में जब पढ़ने जाते हो तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आती। आप मुझे बताओ सानिध्य, जब आप 10th क्लास में थे, आप 11th में आए, आपको नई बुक्स मिली तो आपको एंथुजियाज्म हुआ ना कि नई किताब है, ये आपको शुरुआत से रहा होगा। आप 7th में थे तो आपको 8th में महसूस हुआ होगा ऐसा ही। लेकिन जब आप ड्रॉप लेते हो ना तो आपको पता है कि सब कुछ वही पढ़ना है, बस इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमने 11th 12th में ढंग से नहीं पढ़ा था, तो डिमोटिवेशन ज़्यादा रहता है। मैं तो ये बोलूँगा आपके करियर के लिए बेस्ट है कि आप 12th के साथ सेलेक्ट हों, क्योंकि कई कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में ये बोलती हैं कि जिन विद्यार्थियों का ड्रॉप होगा कई बार वो लेना मना कर देते हैं। तो इसलिए मेरा सुझाव तो ये, अब मान लीजिए नहीं हुआ, कोई कारण थे, ड्रॉप लेते हैं तो सिलेक्शन होते हैं, बट उसका रेट जो है ना बेटा वो बहुत कम है। तो मेरा सुझाव तो रहेगा कि 12th के साथ फोड़ दो पेपर। नमस्ते सर, मेरा नाम अंशुल उपाध्याय है। मैं दतिया जिले के इंदरगढ़ शहर से हूँ। अच्छा सर, क्या अभी हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में ये कोरोना काल फैला हुआ, कोरोना की वजह से जी पढ़ाई में बहुत दिक्कत आई है बच्चों को। सर ऑनलाइन भी स्टडी हुई है, बच्चों ने ऑनलाइन भी कोशिश की है, टीचर्स ने पढ़ाया है, कई बच्चे नहीं कर पाए हैं, कुछ भी कारण रहा हो। तो सर अभी हमें समय तो दे दिया गया एग्ज़ाम्स के लिए, थोड़ा समय दे दिया गया कि हम कर लेंगे, पर सर क्या ये समय सही है इतना? और सर सही है तो सर बच्चे क्या ओवरऑल परसेंटेज सारे सब्जेक्ट्स को लेके अच्छा कर सकते हैं क्या अभी सर परफॉर्म? ठीक, बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है अंशुल ने कि भाई कोविड के कारण बहुत सारा समय जो है ना वेस्ट हो गया। स्वाभाविक है, परीक्षाएं आने वाली हैं और उतना समय विद्यार्थियों को नहीं मिल पाया था। तो अंशुल इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पेपर को काफ़ी ज़्यादा टाल दिया है। अब पेपर टल गए हैं, सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो अगर वास्तव में ऐसा बना रहता है कि सिलेबस रिड्यूस्ड है तो आप देखिए अब 70% आपको पढ़ना है और स्टिल अभी मार्च की शुरुआत हो रखी है, आपके पास पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, और इनफैक्ट अब तो बड़ी आसानी से कई सारी जगह अच्छी अच्छी कोचिंग्स भी अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर तो हमने विद्यार्थियों को पूरा मौका दिया है, यूट्यूब के माध्यम से कई विद्यार्थियों को हमने फ्री भी पढ़ाने का काम किया है। तो ये पर्याप्त समय है आपके पास, अगर आप अभी से लग जाओगे, NCERT को फॉलो करते हो तो नो डाउट आप अच्छा स्कोर करोगे, अपना परसेंटेज भी अच्छा लेकर के आओगे। थैंक यू सो मच सर। दिलीप सर जी, आप हमारे स्टूडियो आए हैं तो हम चाहेंगे कि आप जो आज की युवा पीढ़ी है जी, जो आज के बच्चे जो कल का भविष्य है, उनके लिए आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? अमित जी, बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे पेरेंट्स और गुरुजन से अपना कांटेक्ट अच्छा रखें, जिससे उनकी जो है पाने की क्षमता है ज़्यादा पाएँ और
जैसा गुरुदेव बताए, टीचर बताए, उसके मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप समय का उपयोग करें। आज जो समय है वो कल लौटने वाला नहीं है, इसलिए चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे और भी आगे हो, आप समय का बहुत ख्याल रखें। जो प्रॉपरली पढ़ते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं, और आप निश्चित रूप से इस बात को मानेंगे तो आप लोग भी बहुत आगे जाएंगे। यही मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। देव सर जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज के जो बच्चे हैं, जो कल का भविष्य है, उनको आप अपनी ओर से, एकेडमी की तरफ से, मैथ्स की तरफ से, हर चीज़ की तरफ से आप क्या आखिरी में संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि वो बच्चे कल को रोशन हो और देश का नाम भी रोशन करें? जी अमित जी, मैं सभी दूरदर्शन के दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा। मैं हमेशा मेरी क्लास में भी बोलता हूँ कि यदि मैं देश के लिए एक कदम आगे बढ़ता हूँ तो हमारा देश 1/130 करोड़ कदम अपने आप आगे बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा एक कदम 1/130 करोड़ के बराबर है। मैथ्स अच्छा पढ़ना है, जीवन में अच्छा बनना है, केवल इसलिए नहीं कि आपको पैसे कमाने हैं। दरअसल आपको पैसे कमाने हैं वो ठीक है, साथ में जब मौका मिलेगा देश की सेवा करनी है, और समाज के लिए, समाज के जो वंचित लोग हैं, जो आपको गरीब लोग दिखाई दें, उनके लिए कुछ ना कुछ करने का एक विजन सेट करके आप अपने करियर में जब आगे बढ़ोगे तो ऊपर वाला भी आपको तेजी से आगे बढ़ाएगा। देव सर जी, फिर हम बच्चों की तरफ रुख करते हैं और उनसे फिर प्रश्न पूछना चाहेंगे। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अपन टेस्ट देते हैं कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन सर उसकी एनालिसिस बच्चा नहीं कर पाता है, तो सर वो उस एनालिसिस का क्या रोल रहता है और कितना इंपॉर्टेंस है उसका, सर वो जानना चाहूँगा। बहुत बढ़िया बेटा, ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें कोई अगर बीमारी होती है, भगवान न करे हो, बट अगर होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, पैथोलॉजी पर जाकर के अपना टेस्ट कराते हैं, फिर टेस्ट लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि सब कुछ ठीक है तो ठीक है, और अगर कुछ कमियां हैं तो डॉक्टर उसकी दवाई देता है। बस अब आप मुझे बताओ, अगर वो दवाई हम नहीं लेते हैं तो ये ठीक करते हैं या गलत करते हैं? आपके मन से आंसर आएगा भाई गलत करते हैं। बिल्कुल यही काम है हमारी पढ़ाई लिखाई में। जब हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट के बाद में हमने पेपर में क्या किया, क्या कमियां हैं, अच्छे टीचर के साथ में, जैसे कि मेरी कोचिंग पर तो टेस्ट पेपर होने के बाद में अमित जी तुरंत हम विद्यार्थी तक सॉल्यूशन पहुंचाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। हमारे यूट्यूब चैनल पर तुरंत हम विद्यार्थी को पूरा सॉल्यूशन, साथ में उसकी कॉपी के साथ रिमार्क देते हैं कि भाई उसने कहाँ कमियां की, कैसे उनको इंप्रूव करना है। ये पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट और ये होना चाहिए। अब विद्यार्थी अपने आप नहीं कर पाएगा, उसके लिए जरूरी है एक अच्छा कोचिंग सेंटर या फिर एक अच्छा अध्यापक। कई लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी पार्ट है। सर जो हम टेस्ट देते हैं सर, वो कितना इंपॉर्टेंस है टेस्ट का, सर ये बताइए। टेस्ट का दोनों ही क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं सचिन। बिल्कुल वही चीज़ है कि मान लीजिए मुझे डायबिटीज़ हो जाती है और मैं डायबिटीज़ की दवाई खाना शुरू कर देता हूँ, या मुझे कोविड हो गया और मैं कोविड की दवाई लेना शुरू कर दिया मैंने, मान लीजिए, तो मुझे कब तक लेते रहने चाहिए? वर्षों तक? या टेस्ट कराना चाहिए बीच बीच में कि भाई अब हो गया सही, अब क्या 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 जरूरत महसूस होती है? कराना चाहिए। बिल्कुल बस ऐसे ही पढ़ाई में भी टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर अमित जी होता क्या है, मैं ये बात दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि विद्यार्थी को लगता है कि हमने पढ़ लिया, हमने चैप्टर कर लिया, बट वो टेस्ट से डरते रहते हैं। उनको लगता है कि यार हमारी कमियां सामने आ जाएंगी, और ऐसा ही होता है। कई बार मेडिकल के टेस्ट भी कराने से लोग डरते हैं कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं निकल आएगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आपको टेस्ट प्रॉपर अटेम्प्ट करना चाहिए। ये पढ़ाई का एक ऐसा हिस्सा है कि बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते, इनफैक्ट जीवन में कुछ पा नहीं सकते। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है सचिन। सर मेरा नाम अंकित पुरोहित है सर, और मैं भिंड से आया हूँ सर। सर मैंने सर जैसे मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ सर, जैसे कक्षा 10वीं तक सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जब हम 11वीं में आए तो चीज़ें बदल गई। बहुत सारा सिलेबस आ गया, 10वीं तक बहुत छोटा था, 11वीं और 12वीं में बहुत ज़्यादा हो गया। तो सर हम अपने सिलेबस को किस नज़रिए से देखें कि उसका हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में क्या योगदान है सर? बिल्कुल सही बात बोली बेटा। मुझे आपके 2 प्रश्न समझ में आए आपकी पूरी बात में। पहली चीज़ ये कि 10th क्लास तक तो विद्यार्थी को अक्सर एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, उसका बौद्धिक क्षमता भी एक लिमिटेड होती है, और 10th का सिलेबस भी मतलब छोटा सा सिलेबस होता है। बट जैसे ही आप 11th क्लास में आते हो तो बुक्स एकदम से बड़ी हो जाते हैं, IIT का सिलेबस एंड ऑल। अब बुद्धि का तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं, लेकिन सिलेबस का ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त हो गया। ऐसे केस में
मैं क्या सजेस्ट करता हूं अध्यापकों को भी, और मैं क्या करता हूं मैं आपको वो बताता हूं। 10th क्लास का विद्यार्थी जब 11th में आता है तो मैं एक ब्रिज कोर्स पढ़ाता हूं। ब्रिज कोर्स का मतलब है कि मैं 11th क्लास की चीजों को एक बेसिक आइडिया देते हुए विद इन अ मंथ पूरा 11th का सिलेबस का मैं आइडिया दे देता हूं। इससे हम विद्यार्थी की बुद्धि का विकास करने में सक्षम होते थोड़े सा। अब एक बार हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, फिर आप उसको चाहे 11th का सिलेबस कितना भी कैसे भी पढ़ाइए, फिर वो ग्रैब करने को तैयार रहता है। दूसरा प्रश्न मुझे समझ में आया, आप कह रहे हो कि आखिर वो दैनिक जीवन में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अमित जी, हमारे मैथ्स में 11th क्लास में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि सेट एक चैप्टर से शुरुआत होती है। दरअसल ये सेट जो है ना, वो पूरी मैथमेटिक्स की भाषा है। मतलब मैथ्स हमसे बातें करना चाहता है, जिस लैंग्वेज में बात करेगा उस लैंग्वेज का नाम है सेट। अब आपने जब ये बात सुन ली मुझसे, तो आपका अंदर एक एनर्जी आई, अच्छा ये एक लैंग्वेज है क्या सेट, तो आपके अंदर जानने की एक इच्छा डेवलप होगी। ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास से पढ़ते हो, खूब नाम सुना होगा, त्रिकोणमिति। अब ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी क्यों है, तो कुछ लोगों को लगता होगा बाद में काम आता होगा। मैं आपको बताता हूं, दरअसल ट्रिग्नोमेट्री हमारे अंदर के आईक्यू लेवल को डेवलप करने का काम करती है। मतलब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को, कई बार एक एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं ट्रिग्नो में, और फिर आप सही क्वेश्चन को सही तरीके से पिक करो, ये एक आर्ट है। और ये वाली चीज जिस विद्यार्थी में आती है, इसका मतलब उसका आईक्यू डेवलप हो रहा है। बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास का पार्ट है, वो आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर को इंप्रूव करने का काम करती है। तो हर चैप्टर का कुछ ना कुछ महत्व है। तो मैं जब ये चैप्टर्स क्लास में पढ़ाता हूं, तो विद्यार्थियों को पहले रिलेट कराता हूं कि भाई इससे ये चीज में बदलाव आएगा, तो विद्यार्थी को खुद महसूस होता है अच्छा इसलिए पढ़ना है। आई होप आप समझ गए होंगे। और कोई बच्चे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं सर से? मेरा नाम आकृति सिंघल है। सर, मेरा सवाल ये है कि आजकल ऑनलाइन क्लास का ज़माना चल रहा है, तो हम अधिकांश समय अपने फ़ोन के साथ ही बिताते हैं, लेकिन ऐसे में फ़ोन में कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, जिसकी वजह से हम शायद पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं कर पाते। तो हम इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे हट सके, मुझे ये पूछना था। जी, बिल्कुल सही बात आपने बेटा बोली है। और अमित जी, हुआ भी ये है कि कोविड के दौर में आपने भी घर पर महसूस किया होगा कि बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स को लगता है पढ़ रहे हैं मोबाइल पर, फिर उनके दोस्त के मैसेज आना, मूवी देखना। मतलब हमारे पास में जितना मोबाइल हमारे लिए अच्छा है, उतना ही विनाश का कारण भी है। अब बेटा, आप 11th और 12th क्लास के विद्यार्थी अगर हो, तो पर्याप्त बड़े हो जाते हैं हम चीज़ों को समझने के लिए। एक छोटा सा एक बच्चा है, अगर उसको फीवर आ जाए और डॉक्टर कहे उसको इंजेक्शन लगाना है, और अमित जी उस छोटे से बच्चे को आप समझाइए कि बेटा अगर इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, कोविड है, कुछ है, वो 3 से 4 साल का बच्चा हमारी बात समझेगा नहीं। उसको इंजेक्शन लगाने के लिए उसको पकड़ना पड़ता है और इंजेक्शन लगाना पड़ता है। लेकिन यही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आप डांट करके भी इंजेक्शन लगवा सकते हो। और जब आपकी उम्र पर बच्चे पहुंचते हैं, तो इंजेक्शन लगवाने के लिए हमें न डांटना पड़ता है न समझाना। आपके अंदर एक समझ है कि भाई अगर बचना है तो ये लेना पड़ेगा, आप लेने को तैयार हो। तो हमें कहीं ना कहीं वो सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को समझना होगा कि आखिर 11th और 12th में मूवीज देख करके, दोस्तों से बात करके हम आप कैरियर में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आप पढ़ करके। आपके अंदर से आंसर आएगा, मुझे पूछना नहीं है, मुझे बताना नहीं है। तो जब हम ये वाली बात खुद को समझाने में सफल हो जाएंगे कि हमें जीवन में बनना क्या है और उसके लिए करना क्या है, तो फिर आप वही करोगे जो आपको करना है। मेरा नाम अस्मिता पाठक है। मुझे ये पूछना था कि हम अभी 12th में हैं और हम बोर्ड्स भी लिखेंगे, फिर कुछ बच्चे जेई के लिए भी जाएंगे, तो हमारे पास बहुत मतलब 5 सब्जेक्ट तो होते ही हैं पढ़ने के लिए, और इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो हम उसमें अपना टाइम कैसे मैनेज करें? बिल्कुल सही बात है बेटा। सिंस अब जेई के लिए 4 अटेम्प्ट हैं, फैब का अटेम्प्ट जा चुका है, मार्च का अटेम्प्ट में मुझे लगता है कि सभी 12th क्लास के विद्यार्थियों को अपना बेस्ट और 100% देना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा समय आपको टेस्ट देने का, मेंस का नहीं मिलेगा, चाहे वो अप्रैल का हो या फिर मई का हो। रीज़न साफ है, अप्रैल में जब एग्ज़ाम हो रहा होगा तो आपके सामने सर पर बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर होगा, और जब मई में एग्ज़ाम हो रहा होगा तो जस्ट बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हुए होंगे, आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा। तो आपके लिए जो बेस्ट है वो अभी लगभग 20 दिन का समय है, जब आपको अपना मेंस पर फोकस करना चाहिए। तो अब रही बात टाइम मैनेजमेंट की, जो आपने मुझसे पूछा, तो आपको अपना टाइम इस बात पर ध्यान रखना होगा कि ये 20 दिन आपको जेई के लिए फोकस करना है, एंड देन फिर बचा हुआ जो समय होगा जेई के पेपर के बाद, उसमें आपको बोर्ड्स पर फोकस करना चाहिए। नमस्कार सर, मेरा नाम वंशिका गुप्ता है।
सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर 11th में हम लोग इतने सीरियस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हमारा 10th अभी अभी तो बोर्ड निकला है, तो एक साल थोड़ा रिलैक्स कर लें, फिर 12th तो है ही। तो सर क्या जब हम 11th में जो चीज़ें अच्छे से नहीं पढ़ पाते तो हम अपना 12th ख़राब कर लेते हैं, तो सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपना 12th में अच्छे परसेंटेज लाएँ? ओके बेटा, मैं आपसे बस यही बोल सकता हूँ इस बात पर तो कि अगर आप MGD में होते हो, देव सर के पास होते हो, आपका 11th अगर गड़बड़ हो भी गया है तो भी हम पूरी ध्यान रखते हैं इस बात का कि देखिए बेटा, बात यह है कि 12th क्लास के कई सारे चैप्टर्स 11th पर बेस हैं। जब तक हम 11th अच्छा नहीं कराएंगे 12th अच्छा हो नहीं सकता और रिजल्ट अच्छा आ नहीं सकता। हमें चाहिए रिजल्ट अच्छा, तो मुझे ऑब्वियसली 11th आपका खराब हो भी गया है तो भी हम 11th को ठीक करा के ही आपको 12th अच्छा कराते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप मोटिवेट हो और 11th में ना पढ़ें। दरअसल आपको 11th में ध्यान देना चाहिए और सीधी सी बात है, मान लीजिए आपने 11th में ध्यान दिया नहीं और 12th में भी आप पढ़ नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली बात सीधी सी इतनी है कि आपको जाना अपने घर है, लेकिन आप ट्रेन में गलत बैठ गए और फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि आप उसी ट्रेन से अपने घर तक पहुंच जाओ, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो ट्रैक तो आपको सही पकड़ना पड़ेगा बेटा। तो मेरा सुझाव ये है कि जितना जल्दी आप समझ जाएंगे कि 11th क्लास बहुत ज़रूरी है आपके करियर के लिए, तो फिर आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम कौस्तुभ शर्दर है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका ऐसा क्यों मानना है कि हम मैथमेटिक्स में ग्राफ का एक अहम रोल होता है? देखिए बेटा, मेरा मानना है, आपने शायद YouTube से ये बात समझी होगी और देखा होगा, दरअसल पूरा का पूरा मैथ्स का 80 to 90% हिस्सा केवल और केवल ग्राफ ही होता है। अगर आप वास्तव में जेई का एग्जाम निकालना चाहते हो, जेई का एग्जाम देना चाहते हो आप, तो आपको ग्राफ्स तो अच्छे आने ही आने चाहिए, क्योंकि ग्राफ की हेल्प से ही शॉर्ट ट्रिक निकल के आते हैं। ग्राफ की हेल्प से ही आप कम समय में जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे और बाकी विद्यार्थियों से अलग हो पाओगे। तो ऑब्वियसली आपको ग्राफ तो आना ही पड़ेगा, बिना ग्राफ के फिर आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। दिलीप सर जी, आप हमारे स्टूडियो आए हैं तो हम चाहेंगे कि आप जो आज की युवा पीढ़ी है जी, जो आज के बच्चे जो कल का भविष्य है, उनके लिए आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? अमित जी, बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे पेरेंट्स और गुरुजन से अपना कांटेक्ट अच्छा रखें, जिससे उनकी जो है पाने की क्षमता है ज़्यादा पाएँ, और जैसा गुरुदेव बताए, टीचर बताए, उसके मार्ग पर चलना चाहिए। तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप समय का उपयोग करें। आज जो समय है वो कल लौटने वाला नहीं है, इसलिए चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे और भी आगे हो, आप समय का बहुत ख्याल रखें। जो प्रॉपरली पढ़ते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं, और आप निश्चित रूप से इस बात को मानेंगे तो आप लोग भी बहुत आगे जाएंगे। यही मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। देव सर जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज के जो बच्चे हैं, जो कल का भविष्य है, उनको आप अपनी ओर से, एकेडमी की तरफ से, मैथ्स की तरफ से, हर चीज़ की तरफ से आप क्या आखिरी में संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि वो बच्चे कल को रोशन हो और देश का नाम भी रोशन करें? जी अमित जी, मैं सभी दूरदर्शन के दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा। मैं हमेशा मेरी क्लास में भी बोलता हूँ कि यदि मैं देश के लिए एक कदम आगे बढ़ता हूँ तो हमारा देश 1/130 करोड़ कदम अपने आप आगे बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा एक कदम 1/130 करोड़ के बराबर है। मैथ्स अच्छा पढ़ना है, जीवन में अच्छा बनना है, केवल इसलिए नहीं कि आपको पैसे कमाने हैं। दरअसल आपको पैसे कमाने हैं वो ठीक है, साथ में जब मौका मिलेगा देश की सेवा करनी है और समाज के लिए, समाज के जो वंचित लोग हैं, जो आपको गरीब लोग दिखाई दें, उनके लिए कुछ ना कुछ करने का एक विजन सेट करके आप अपने करियर में जब आगे बढ़ोगे तो ऊपर वाला भी आपको तेजी से आगे बढ़ाएगा। दिलीप सर जी आपका, देव सर जी आपका, और सभी बच्चों का और सभी टीचर्स ने जो अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे दूरदर्शन स्टूडियो आए
और आपने सर इतनी अच्छी जानकारी जो हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे देव सर जो कि मैथमेटिक्स के टीचर हैं, जिन्होंने आपको मैथ्स के बारे में हमें कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है और हमें निराश नहीं होना है, आगे बढ़ता रहना है, इसके बारे में आपको जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, आज के हमारे जो बच्चे हैं जो गांव-गांव में रहते हैं, देव सर की नॉलेज से वो आगे बढ़ेंगे और अपना और अपने गांव का और देश का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं अमित श्रीवास्तव अब आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।